ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCBA ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ PDFA ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅव्वल ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅव्वल ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੇਵੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਥਣਾ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੌਲਤ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਡਰ ਹੈਲਥ, ਲੇਵੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਥਣਾ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 86990 37369। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 86990 37369। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉम्मीद है कि किसानों को उसका फायदा होएगा। सभी किसान भाइयों और पशुपालकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दौलत शेखावत। आज हम बात करेंगे कि जो लेवा होता है जिसको अडर बोलते हैं उसकी हेल्थ और उसके क्या इफ़ेक्ट हमारे प्रोडक्शन पे पड़ने वाले हैं और फार्मर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लेवे की सेहत हम जो बात कर रहे हैं वो होती क्या है। वो एक देखने का तरीका होता है हमारा कि जो अडर है उसकी कॉन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जो उसके शेप साइज़ हैं वो कैसे हमारे प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन पे अगर इसकी परफेक्ट बाउल शेप, परफेक्ट अगर इसकी बाउल शेप आइडियल कॉन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं वो है तो मिल्क पूरा लेट डाउन होगा। जो मेमरी ग्लैंड सिक्रेट करता है मिल्क को वो पूरा दूध बाहर निकल के आएगा। दूसरा, अगर ये बिल्कुल हेल्थी है अडर हमारा तो इसके से हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, जिसमें फ़ैट, SNF और लैक्टोज इनका क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। जो हमारे दूध की शुद्धता है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन की हो गया और क्वालिटी हो गया, इसके साथ साथ फार्मर की वेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा कि अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमारा फार्मर इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रोथ करेगा, साथ ही मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी तो रेट अच्छा मिलेगा। ये दोनों चीज़ फार्मर को सीधा इफेक्ट करेंगी। तीसरा इसका इफेक्ट पड़ेगा कि अडर जितना हेल्थी होगा उतनी बीमारियां कम आएंगी, जैसे कि मैस्टाइटिस। और अगर बीमारियां कम आएंगी तो उतना ही हमारे फार्म पे स्मूथनेस आएगी कि भाई हमारा फार्मर इजीली आराम से अपने नॉर्मल काम कर पाएगा। तो अडर हेल्थ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे फार्मर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि प्रोडक्शन वाइज ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸਟਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? हाँ जी, तो अडर की जो आइडियल कन्फर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने बात करी इसके बारे में। अडर की आइडियल कन्फर्मेशन एक बाउल शेप्ड या कप शेप्ड होनी चाहिए, जिससे एक तो पूरा ड्रेनेज हो मिल्क जो सिक्रेशन हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा कन्फर्मेशन का? अगर थोड़ा सा भी मिल्क कैनाल में रह जाता है, जो टीट की कैनाल है, तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर देता है। दूसरा, जो हमारी अडर की कन्फर्मेशन है वो अगर पेंडुलस होगी या नीचे क्लेफ्ट में जगह होगी तो वहाँ से डर्ट पार्ट ज़्यादा चिपकेगा उसके, तो वो भी क्लेफ्ट ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए हमारी। तीसरा, अगर हमारे जो अडर का जो पार्ट है वो स्लाइटली होक रीजन से नीचे होगा, जो हम पशु का घुटना दिखता है, तो वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा एनिमल डर्ट के। तो ये हमारे होक से ऊपर होना चाहिए अडर हमारा पूरा। इसी के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ से हमारा अडर स्टार्ट होता है, जो लेवा स्टार्ट होता है, जहाँ से यूरिनेट का पोर्शन निकलता है ना, जैसे यूरिनेट करता है पशु, उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है जो इसके लिगामेंट है ना, तो एनिमल की बॉडी के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होनी चाहिए इनकी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो कोई भी इंजरी नहीं होगी जब पशु बैठता है। जो ज़्यादा दूध वाले पशु होते हैं कई जगह हार्ड स्पेस होता है, तो हार्ड स्पेस पे जो बेडिंग मटेरियल होता है हार्ड, वहाँ पे ये इंजरी हो जाती है इसमें। दूसरा, इसका सबसे क्या होगा, जितना बॉडी के टच में रहेगा, जितने स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होंगी उसकी, उतना ही उसका जो स्पिंटर क्लोजिंग का टाइम है ना टीट का, वो से रिलेट करेगा कि जल्दी होगा वो क्लोज।
क्योंकि जितना बड़ा फैला हुआ होगा, फ्रेम होगा, उतने चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इसमें कोई इंजरी हो या और कोई चीज़ इसको इफ़ेक्ट करे। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि रियर अटैचमेंट देखने के बाद जो फ्रंट अटैचमेंट है ना हमारी, वो भी बॉडी के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच्ड होना चाहिए। साथ ही जो हमारी मिल्क वेन है वो जितनी मोटी होगी उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इसी में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे कि जब मेले में ब्रीड कंपटीशन होता है तो अडर कॉन्फॉर्मेशन का एक बड़ा पोर्शन है जो ब्रीड को इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन में। तो ये जितना अडर हमारा आइडियल कॉन्फॉर्मेशन का होगा, उतना ही हमारा फेयर वगैरह में जब हम कंपटीशन होता है तो हमारे ब्रीड के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਥਣਾ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਟੀਟ ਦੀ ਜੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ जी, तो थना की जो स्कोरिंग है या टीट स्कोरिंग जो बोलते हैं, पहले हम देखेंगे भाई टीट स्कोरिंग है क्यों, है क्या और करते क्यों हैं। टीट स्कोरिंग क्या होती है? जब हम दूध निकाल लेते हैं उसके बाद जो थन बचते हैं हम उनको स्कोर कार्ड में रखते हैं कि ये किस स्कोर पे है। उससे हम एग्जामिन करते हैं कि इसमें क्या डिजीज़ आने वाली हैं, कितना ये सेफ़ रहेगा, क्या कॉन्फॉर्मेशन हमारे आगे रहने वाली है, क्या प्रोडक्शन रेट रहेंगे, क्या चांसेस होंगे कि हमें बार बार बीमारियां आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोर कहाँ से शुरू होते हैं। इसके 4 स्कोर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले नंबर पे हम स्कोर को रखते हैं जो सबसे नॉर्मल होता है। दूसरे नंबर पे थोड़ी सी जो टीट एंड होता है जहाँ से दूध निकलता है उस पर थोड़ी सी रफनेस आ जाती है। तीसरा स्कोर होता है कि उस पर छोटी छोटी रिंग बनने लग जाती हैं। चौथा स्कोर जब होता है जब बिल्कुल उस पर एक हाइपरकिटोसिस हो जाती है, मतलब उसके टिश्यू बिल्कुल फैब्रिकेट कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि एक ओपनिंग बन गई हमारे टीट ओपनिंग के पास, जिससे बैक्टीरिया इजीली हमारे अडर के अंदर और फिर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे टीट स्कोर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन का जो है वो ये है, सबसे पहले तो आपको उसका प्रेशर देखना है कि प्रेशर प्रॉपर रहे उसका। दूसरा हमें उसका पल्सेशन देखना है कि पल्सेशन 60 पर साइकिल पर मिनट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हमारा जब दूध इवेकेट होगा, जैसे मिल्किंग एक एंड पे स्टॉप हो जाती है, उसके बाद मशीन हमारी थोड़ी अप चली जाती है। तो इसको प्रॉपर मेंटेन करना कि ना तो ये रेडनेस की तरफ लेके जाए टीट को और ना ही ज़्यादा एयर स्पेस दे, उस में हम बात करेंगे। और एक हमें इसकी जो मिल्किंग मशीन है इसके अंदर जो लीनियर पार्ट होता है उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, जो लेदर और रबर का होता है उसकी क्वालिटी भी हमें देखनी होती है। दूसरा हम मिल्किंग मैनेजमेंट देखेंगे। मिल्किंग मैनेजमेंट में देखेंगे कि हम एनिमल को मिल्किंग के लिए लेके जा रहे हैं, उससे पहले जो हम उसकी प्री डिपिंग करते हैं वो कैसी करी हमने, आफ्टर जो हमने मिल्किंग के बाद जो हमने पोस्ट डिपिंग करी है वो किस हिसाब से की है, प्रॉपर मिल्क एवेकेट किया कि नहीं किया, ये हमें देखना पड़ेगा। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि हमारा मिल्क लेट डाउन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अडर में हमें मिल्क नहीं छोड़ना है और ना ही ओवर प्रेशर करना है कि मिल्किंग पूरी हो चुकी है उसके बाद हम मशीन को चला के बैठे हैं। हमें इन दोनों चीज़ों से बचना है। एक जो हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर ये डिसाइड करेगा अगर ज़्यादा कोल्ड है बाहर तो जैसे हमारे हाथ फट जाते हैं सर्दी में, ऐसे ही उसके टीट की जो स्किन है ना वो भी फट जाएगी, उससे भी हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा उसमें फंसे रह सकते हैं, जो टीयर्स होंगे जो कट लगेंगे। तो हमें उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है। और एक इसमें और चीज़ है, जैसे ही हम इस मिल्किंग मशीन को यहाँ से हटाएंगे तो तुरंत हमें है ना थोड़ा सा गर्म पानी जो हम लेते हैं 45 डिग्री के आसपास का, उससे वॉश नहीं करना है, क्योंकि उससे जो प्रोटीन है वो डीनेचर होकर वहीं फंस जाएगा। उसको प्रॉपर क्लीनिंग एजेंट से ही साफ़ करना है। इसका टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है कि हम थोड़े कम पानी से, गुनगुने पानी से, जैसे हम पहले एक बार मशीन को धो देते हैं, वो नहीं धोनी है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 869990 37369 ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਮਸਟੈਟਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੀ? ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਮਸਟੈਟਸ ਦੀ? ऐसा है कि मिल्किंग मशीन खुद कोई मैस्टाइटिस कोज नहीं करती है। ये एक काउ टू काउज
ट्रांसमिशन का कारण बन सकती है, जो कि हमारी कहीं ना कहीं पुअर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जिसमें हमने अभी तक जैसे डिस्कस कर लिया कि वैक्यूम प्रेशर और जो हमने पल्सेटर साइकिल का जो रेशियो वो देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो 2-3 इसके इम्पोर्टेंट कारण और हैं जो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे जो इसका लाइनर है जो अंदर है, वो लाइनर किस क्वालिटी का है और उसकी कितनी मिल्किंग पर लाइनर फिक्स हैं, वो हमें क्वालिटी वाइज फार्मर को देखना पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन और रबर के हैं, ये कंपनी वाइज होते हैं, तो फार्मर ये अपनी कंपनी से पूछे कि कितनी मिल्किंग के बाद हमें लाइनर चेंज करना है। दूसरा, हमें इसके अंदर एक चीज़ और देखनी है कि हम इसको प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाते, अंदर से इसमें क्रैक्स बन जाते हैं। उस क्रैक्स में क्या होता है, हम जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाते हैं, वो काऊ टू काऊ हमारा ट्रांसमिशन करते रहते हैं। कई बार हमारा जो लाइनर है उसका साइज़ प्रॉपर नहीं होता, ये ओवर साइज़ का या शॉर्ट साइज़ का दोनों में दिक्कत करता है। ओवर साइज़ का होगा तो ये कहीं ना कहीं एयर का स्पेस बना देगा अंदर, अगर शॉर्ट साइज़ का होगा तो ये हमारी रिंग क्लस्टर की रिंग बना देगा जो हमारा टीट है, थन है, उसके ऊपर। तो ये दोनों ही चीज़ों में दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं मैस्टाइटिस को ये प्रोवोक करेगा। दूसरा, हम इसमें देखेंगे कई बार हमारा क्या होता है कि ये जो लाइनर है ये हार्ड क्वालिटी का होता है, तो जैसे ही मिल्किंग कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद जो मिली सेकेंड्स या कुछ सेकंड्स का टाइम मिलता है, जब पूरा दूध निकल चुका होता है, तो ये थन के ऊपर प्रेशर बना देता है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से एक हार्ड क्लस्टर बन जाता है उसके ऊपर। तो हमें इससे भी बचना है। तो ये एक है कि मशीन मिल्किंग की वजह से हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इन्फेक्शन को, एक बैक्टीरिया इस काऊ से नेक्स्ट काऊ पे चला जाता है। तो हमें इससे का कंप्लीट ध्यान रखना है, और इसी के साथ फिर हमें इसकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। तो हम प्रॉपर रिएजेंट यूज़ करेंगे, और जो रिएजेंट यूज़ करेंगे उसका जो मेन टेम्परेचर है, देखो एक प्रीवियस टेम्परेचर होता है जहाँ से हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल तो टेम्परेचर सेम मेंटेन रहने वाला नहीं है, एक क्लोजिंग होगा। जो मेन टाइम का टेम्परेचर है ना, वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और या फिर जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्किंग रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें देखनी पड़ेगी कि फार्मर पूछे उस कंपनी से कि इसको किस टेम्परेचर पे हमें एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें मेजर करनी ही पड़ेगी। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਮਸਟੈਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਮਨ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਸਟੈਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿया ਨੂੰ काफ़ी हद तक घट कर सकती है जी? देखिए, मैस्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए में 70 से 80% पार्ट हमारा मैनेजमेंट का होगा फार्म पे, लेकिन 20 से 30% पार्ट हमारा सीमन की क्वालिटी पे भी होगा, क्योंकि जेनेटिक्स भी एक अपना फैक्टर प्ले करेगी डिजीज़ रेजिस्टेंस में, चाहे वो कॉन्फर्मेशन इंप्रूव करके करे या चाहे डिजीज़ रेजिस्टेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो हमारा है, जब हम सीमन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें सोमेटिक सेल स्कोर, सोमेटिक स्कोर जो स्कोर है, सेल का जो स्कोर है, वो आइडियली तो देखो हम जितना नेगेटिव लेंगे उतना अच्छा होगा 0 से नीचे, लेकिन हमें इसको अंडर 3 तो रखना ही है। इसको हम आइडियली देखेंगे तो नेगेटिव, मैं बोलूँगा कि अगर आपको नेगेटिव का मिल जाए तो वो लगाओ अगर आपके फार्म पे मैस्टाइटिस आ रही है बार बार, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम इसको अंडर 3 तो ज़रूर लेंगे, 3 से अप वाला तो आपको कभी नहीं लगाना है। आपको बेटर होगा आप 1, 2 या 0 ये मिल जाए, क्योंकि 0 के भी होते हैं, ऐसा नहीं ना हो। दूसरा, हमारा जो जेनेटिक पार्ट है वो क्या इंप्रूव करेगा, जो हमारे टीट की शेप है उसको करेगा। टीट कभी भी है ना बोटल शेप्ड नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा लंबे भी ना हो, ज़्यादा छोटे भी ना हो। दूसरा, जो रियर वाले टीट हैं उनका एंगल अंदर की तरफ इनवार्ड होता है, तभी वो प्रॉपर मशीन में फिट हो पाते हैं। अगर आपके टीट बिल्कुल सीधे हैं, पीछे वाले वी शेप नहीं बना रहे, तो मशीन मिल्किंग में वो इंजरी हो जाती है उनमें, क्योंकि मशीन का एंगल तो ऐसे होता है, और अगर हमारे टीट ऐसे नहीं हुए, ऐसे हुए, तो उनकी इंजरी हो जाती है। तो ये भी एक पार्ट है कि भाई उसकी कॉन्फर्मेशन हमें, और जैसे हम जानते हैं कि आइडियल कॉन्फर्मेशन बाउल शेप की है, वो इसीलिए हम बाउल शेप बोलते हैं कि मशीन जो है वो परफेक्टली फिट हो और कंप्लीट जो लेट डाउन है मिल्क का वो इंश्योर करें हम। और इसमें हमारा अडर का स्कोर जो जेनेटिकली डिसाइड करेगा हमारा सीमन, उससे डायरेक्टली रिलेट है। दूसरा, जो सोमेटिक सेल काउंट है उसको हमारा सोमेटिक सेल स्कोर जितना आप डाउन लोगे उसको कंट्रोल कर लेगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੁਝ 40 ਕੁ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਸਟੈਟਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ नहीं है। उसके लिए हम प्राइमरी लेवल पे जो टेस्ट करते हैं वो है CMT। CMT मीन्स कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। इसमें जो रिएजेंट आता है किट के साथ उसको इक्वल अमाउंट में दूध में मिक्स करना होता है और फिर हमको उसको रोटेशनरी जो डायरेक्शन होती है उसमें हम मिक्स करते हैं। उसके बाद अगर मान लो जेल बना कि नहीं बना, इसके हिसाब से सारी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखेंगे जैसे कोई जेल नहीं बना तो यह है नॉर्मल कंडीशन, अगर थोड़ा सा बन गया तो ये है माइल्ड, अगर कंप्लीट बन गया तो ये है मैस्टाइटिस, और बिल्कुल जेली बन गई फ्लेक्स जैसी जेली तो मतलब वो तो एक सीवियर कंडीशन है, आपको उसमें तो कल्चर सेंसिटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर माइल्ड तक है तो हम उसका सोमेटिक सेल जो काउंट है वो भी करा सकते हैं। उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि सोमेटिक सेल कितनी है हमारी अडर में और किस लेवल पे इन्फेक्शन चल रहा है। तो इससे हमारे फार्मर भाई ये देख सकते हैं कि अभी मैस्टाइटिस आएगा, आ चुका है या किस स्टेज में है, या हम बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं कि हमारी सोमेटिक सेल बिल्कुल अंडर 1 लाख है तो हमें कोई इशू नहीं है, हम नॉर्मल रहेंगे, हमें कोई मैस्टाइटिस के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि हम जो ये CMT है इसको फार्म लेवल पे अगर हर 2 वीक्स के अंदर कर रहे हैं तो हम मैस्टाइटिस के केसेस से काफ़ी प्रिवेंशन पा सकते हैं। लेकिन ये हमें रूटीन में करना होगा, ऐसा नहीं है अभी कर लिया फिर 1 मंथ में कर लिया। एक रूटीन फिक्स कर लो 15 डेज़ का, उसमें आप इसको फार्म लेवल पे परफॉर्म करो। इन केस आपको लगता है जेली बन रही है तो आप तुरंत उसका सोमेटिक सेल काउंट करवाओ ताकि हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिले कि क्या चल रहा है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਰੋਮਨ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ भी उम्मीद चंगी करने हैं जी। कंपटीशन के बाद सिर्फ 10 दिन का ही गैप था, फिर भी गाय ने आके दूध निकाला और बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट बता सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है मतलब सभी फीड अच्छी हैं जो असीस की हैं, हमें इससे बिल्कुल सैटिस्फैक्शन है। हाँ जी, अपनी ना ये 2 ਦੰਦ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 52 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਇਹ 2 ਦੰਦ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 52 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਏਕੋਟ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਰੂਪਾ ਪੱਤੀ ਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। मेरा नाम गुरी है जी, तो ये मेरा दोस्त है इसका प्रितपाल है जिनकी गाय आज विनर बनी है, हम बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं और ये हम असीस बहुत टाइम से मतलब यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी तक हमारी जितनी भी गाय विनर बनी है मेरे ये फ्रेंड की, और वो असीस फीड के रिलेटेड ही है, ये कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं, हम अपने फार्म पे भी असीस ही बरतते हैं। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मतलब थोड़े दिन पहले जो राजस्थान में भी कंपटीशन हुआ उधर ट्रैक्टर जीता, फर्स्ट और सेकंड दोनों थी, इधर भी और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं। और कंपटीशन के बाद सिर्फ 10 दिन का ही गैप था, फिर भी गाय ने आके दूध निकाला और बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट बता सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है मतलब सभी फीड अच्छी हैं जो असीस की हैं, हमें इससे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है। मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह है, तो मैं एज ए क्वालिटी एश्योरेंस हेड असीस फीड में काम कर रहा हूँ। अगर असीस फीड की बारे में बताएं तो हम इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने अफ्लाटॉक्सिन पे काम करना शुरू किया और अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल फीड बनाई। जैसे कि हम जानते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन का पशुओं पे और इंसानों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है सेहत पे, तो हम इस चीज़ को सोचते हुए अपने प्रोडक्ट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, जिससे पशु का दूध भी बढ़ता है और उसके साथ पशु की सेहत भी अच्छी रहती है। अभी जैसे इस मेले के थ्रू हमें फार्मर के साथ हमने इंटरेक्ट किया और यहाँ पे जो एनिमल जीते हैं वो भी आशीष के ही फीड खिला रहे हैं जब से वो बछड़ी पैदा हुई है, और वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ सारा आशीष की पशुओं को लेके गए हैं। इस मेले के माध्यम से हम फार्मर से इंटरेक्ट किया है कि हमने थोड़ा सा जो भैंसों के लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारा बफ केयर 30,
जो हमने स्पेशली भैंसों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है वो हमने काफ़ी यहाँ फार्मरों से उनको जागरूक किया है कि हमने उनको बताया है कैसे वो एक अच्छा प्रोडक्ट अपने भैंसों के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, उसका उत्पादन अच्छा रखने के लिए, दूध की गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए और उसकी प्रजनन क्षमता को अच्छा रखने के लिए कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें फार्मर्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के आशीष के स्टॉल पे आके उन्होंने काफ़ी हम लोगों से ज्ञानवर्धक बातें शेयर करी हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 에ਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕਰੀ ਨਸ਼ਾਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 80 ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਉਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੈਂਡਮ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੈਂ 3-4 ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9969907223। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲਕਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਧੰਦੀਵਾਲ ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, 6206424257 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਟਿਬੜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 623098 ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, 7080752839 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। 2 ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਤੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਕੜੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। तो हमारे पहले विनर हैं हिमांशु जी, श्री गंगानगर से। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8952922266। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲਾ जो है विनर का नाम तुसी ऐलान करो इस पर्ची चो कट के। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो सेकंड विनर हैं वो हैं बलजोत सिंह, विलेज गुमरिया, फरीदकोट। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7009591891। तो बलजोत जी तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकां, तुसी ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਬੈਗ ਨੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ LED TV ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ TV ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ CMT ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ CMT ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। 15 ਦਿਨ, 60 ਦਿਨ, 90 ਦਿਨ ਤੇ 120 ਦਿਨ। 15 ਦਿਨ, 60 ਦਿਨ, 90 ਦਿਨ ਤੇ 120 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8699037369 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8699037369। ਤਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।